आज हम लोग भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, यह आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों, इससे जो है प्रश्न आपके बहुत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों, इसमें हम भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला में अर्थात इनकी प्राचीनता कहाँ से है, वहाँ से लेकर, ठीक है, हम आधुनिक भारत तक का इतिहास हम पढ़ेंगे। भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला, ठीक है बच्चों। और हम जो आधुनिक भारत में हमने देखा भवन के निर्माण में जो इस समय कंक्रीट, ठीक है, और आपका जो है बालू, छड़, सरिया जो है, इससे जो मकान बनने लगे हैं, भवन जो है निर्माण होने लगा है, यहाँ तक का इतिहास हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला का। तो बच्चों, भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला क्या है, अर्थात इसमें भवन का निर्माण तथा उनकी जो शिल्प कला है, जो शिल्प विज्ञान है, इनका अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत भवन निर्माण के साथ साथ इस जो है स्थापत्य और वास्तुकला के अंतर्गत हमें स्तंभ, स्तूप, गुफा जो है स्थापत्य के विषय में भी और मंदिर के विषय में भी हमें अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ जो आपका चाणक्य शासनकाल, पल्लव शासनकाल, ठीक है, में विजयनगर शासनकाल में जो स्थापत्य और वास्तुकला है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत में आपका भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला क्या है, उसके विषय में पढ़ेंगे। मुगल कालीन और जो ब्रिटिश शासन है, उसके अंतर्गत किस तरह का जो है भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला था, उसके विषय में पढ़ेंगे। और आधुनिक भारत में किस तरह से जो है भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला है, इसके विषय में भी अध्ययन करेंगे। अर्थात संपूर्ण अध्ययन हम भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अध्ययन प्रारंभ करते हैं भवन निर्माण से। और हम बच्चों ध्यान रखते हैं कि भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला की प्राचीनता हमें कहाँ से मिलती है। तो बच्चों, इसकी प्राचीनता हमें जो है, जो आपका मानव का विकास हुआ, ठीक है, वहाँ तक इसकी प्राचीनता जाती है। अर्थात भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, वहीं से, ठीक है, हमें जो है भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला का ज्ञान प्रारंभ होता है, ठीक है। अर्थात भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला का सर्वप्रथम निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में हमें भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला का सर्वप्रथम ज्ञान होता है। सर्वप्रथम जो है इनका निर्माण यहीं पर होता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पर जो भवन, जो इमारत हैं, जो हमें मिले हैं, उस समय के या उस शासनकाल के हमें भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला का बहुत ही सुंदर नमूना मिलता है। बच्चों, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवनें हमें मिला है, ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे एक प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन थी, तो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है, वह सार्वजनिक सभा भवन था। सार्वजनिक सभा भवन, बच्चों, ये जो सार्वजनिक जो है सभा भवन है, ठीक है, यही भवन अर्थात यही इमारत सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। प्रश्न पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत जो है सार्वजनिक सभा भवन है। और यह इमारत जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो बच्चों, उस स्थल का नाम है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल से मिला है यह साक्ष्य। हड़प्पा से हमें सार्वजनिक सभा भवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। अन्नागार पूछा जाता है कि अन्नागार का
ज्ञान हमें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? बच्चों, अन्नागार का भी हमें उल्लेख हड़प्पा नामक स्थान से ही मिलता है। ठीक है, और अन्नागार में आप जब हम इसके विषय में सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे तो उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो जो अन्नागार है, अन्नागार भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता अन्नागार में हड़प्पा नामक स्थान पर भी मिला है। स्नानागार, स्नानागार कहाँ मिला है बच्चों? सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो नामक जो है स्थल या स्थान पर मिला है। ठीक है, तो हम विस्तार से जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे किस स्थल से कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है, उसके विषय में विस्तार से जानकारी करेंगे। अभी बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि यह जो आपके जो है मिले हैं भवन, सार्वजनिक सभा भवन, ठीक है, अन्नागार और स्नानागार, ठीक है, इनसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समय का जो भवन निर्माण था उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, वह 2 मंजिले, सामान्यतः 2 मंजिले मकान होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, अधिकांश या सामान्यतः जो हमें साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मकान, ठीक है, सामान्यतः 2 मंजिले होते थे। ध्यान रखिएगा, इनकी सीढ़ियां पक्की होती थी लेकिन छत कच्चे होते थे। जो छत होते थे वह सरकंडे तथा मिट्टियों द्वारा बनाया जाता था। और बच्चों, इस तरह के मकान, ठीक है, आप देखे होंगे। ठीक है, पहले हम लोगों के मकान भी कच्चे होते थे और आज इस समय आधुनिक भारत में हम जो है पक्के मकान बनाकर रहने लगे हैं। लेकिन बच्चों, जो मजा कच्चे मकानों में था, ठीक है, वह मकान पक्के मकानों में नहीं। यह जो गर्मी का समय चल रहा है, चाहे जितना हम कूलर लगा लें, ठीक है, एसी लगा लें, लेकिन वह आनंद नहीं मिलता जो आनंद जो है जो कच्चे मकान थे उसमें ही मिलता। और अब लोग जो है हमारी जो भारत की संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, उसकी ओर लोग अब आकर्षित होने लगे हैं। इनके महत्व जो है सबको समझ में आने लगा है। आप देखिए, बड़े बड़े लोग जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं मड़ई। पहले जो है मड़ई होता था तो बड़े लोग कहते अरे ये जो है इसके दरवाजे पर तो मड़ई है, अर्थात गरीबी का सूचक था। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े लोग हैं वह मड़ई जो है अपने दरवाजे पर उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात जो हमारी पुरानी सभ्यता है, ठीक है, अब जो बड़े बड़े लोग हैं उस ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो इमारत या भवन मिले हैं, ठीक है, उससे हमें जो है उस काल के जो है भवन निर्माण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और जो भवन थे वहाँ हमने बताया सामान्यतः 2 मंजिले थे, लेकिन उनकी सीढ़ियाँ पक्की थी, लेकिन उनकी छतें कच्ची होती थी। सरकंडे, जिसको हम सरपत बोलते हैं, देसी भाषा में सरपत, ठीक है, तो और मिट्टी के बने होते थे और बीच में आंगन होता था। बीच में क्या होता था? आंगन होता था। अब बच्चों, आधुनिक युग में या शहरों में जो मकान बन रहे हैं उसमें इस आंगन की प्रथा ही समाप्त हो गई। अब जो नए मकान जो है शहरों में बन रहा है वहाँ पर आंगन नहीं बन रहा है। लेकिन आज भी जो गांव के मकान है, ठीक है, वहाँ पे आंगन जो है बनाया जाता है। लेकिन अब गांव में भी लोग आधुनिक की ओर बढ़ गए हैं। अब गांव में भी जो नए भवन बन रहे हैं उनमें जो है आंगन नहीं होता। बच्चों, हमारा जो भारतीय संस्कृति है वह पाखंड संस्कृति नहीं है, ठीक है, वह विज्ञान पर आधारित संस्कृति, ठीक है। हम जो है भवन निर्माण में या मकान निर्माण में हम वास्तुशास्त्र का प्रयोग करते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार जो बीच का आंगन होता है बच्चों वह ब्रह्म स्थान होता है। और कहा जाता है ब्रह्म स्थान पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराना चाहिए, उसे खुला जो है रहना चाहिए। इस विज्ञान, इस तकनीकी के कारण जो हमारी प्राचीन जो संस्कृत में जो हमारे मकान बनते थे और इसी कारण बीच में आंगन पड़ते थे। और आज भी जो लोग शहरों में मकान बना रहे हैं, ठीक है, जो वास्तुशास्त्र के जानकार हैं उनसे परामर्श के दौरान जो मकान बनवा रहे हैं तो बीच में क्या जो ब्रह्म स्थान है उसको जो है
वह क्या कर रहे हैं, जिसको हम लाबी एरिया कहते हैं, वो लाबी एरिया उसको बना रहे हैं, जिससे वहां पर दीवार न खड़ा हो सके, कोई निर्माण कार्य न कर सके। ठीक है, तो प्राचीन जो हमारे भवन निर्माण है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सर्वप्रथम हमें मिलता है, तो उसमें बीच में आंगन होता था और चारों तरफ, ठीक है, आपके रूम या कमरे होते थे। और बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के मकानों में जो अच्छे मकान थे, उस मकानों में हमें रसोई घर तथा स्नानागार जो है गार भी, माने नहाने वाला एक अलग से रूम भी, ठीक है, उस भवनों में मिलता है। और उस भवनों में हमें कुएं का भी उल्लेख मिलता है, अर्थात वह पानी कहाँ से प्रयोग करते थे, कुएं से प्रयोग करते थे। इस तरह की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों में था। यही नहीं बच्चों, जो घरों से गंदा पानी है उसको निकलने की भी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी। नालियों को निकाला जाता था, छोटी छोटी घरों से नालियां निकलकर एक जो है बड़ी नाली में, और बड़ी नाली एक सार्वजनिक नाली में निकलकर गांव से बाहर यह पानी निकल जाता था। जैसे लगता है कि उस समय कोई नगर पालिका जैसी संस्था रही होगी, इस तरह के कार्य कर रही होगी, और नालियां ढकी रहती थी। इस तरह की व्यवस्थाएं बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। ठीक है, तो सोच लीजिए कि हमारी सभ्यता कितने आगे थी। आज हम ये कार्य कर रहे हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी देश की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसको नगरी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इस तरह की तकनीक का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। इसीलिए तो अंग्रेजों ने सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की सभ्यता नहीं मानते थे। ठीक है, और यह उनके गले के नीचे नहीं उतरता था। ठीक है, अंग्रेजों को लगा कि अरे भारत इतने साल पहले भी हमसे आगे था। यह बात जो है अंग्रेज पचा नहीं पाते। ठीक है, इसलिए बच्चों हमारी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी जो बहुत ही आगे थी। इस तरह की तकनीक का प्रयोग वह जो हम आज कर रहे हैं वह जो है बहुत पहले ही कर चुके थे। तो देखिए, हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन निर्माण थे, हमने देखा कि भवन निर्माण में क्या था। उनके जो मकान थे, आपको पता है 2 मंजिले होते थे। जो उनकी, ध्यान रखिएगा, जो उनकी जो है सीढ़ियां थी वह पक्की ईंटों की बनी होती थी, लेकिन छत कच्चे होते थे। ठीक है बच्चों, और बीच में आंगन होता था, चारों तरफ जो है कमरे या रूम होते थे, और उसमें नहाने की भी अलग रूम होते थे, और भोजन बनाने के भी अलग रूम होते थे, और मकान के अंदर ही हमें कुआं का भी साक्ष्य मिला। ठीक है, इस तरह से भवन निर्माण। और भवन निर्माण में बच्चों जो दरवाजे होते थे उनके ना, जो दरवाजा जो है खोलते थे वह गलियों में खोलते थे बच्चों। ठीक है, वह मेन सड़कों पर दरवाजा नहीं खोलते। इसलिए नहीं बच्चों कि सामान की चोरी हो जाएगी, नहीं, इसलिए क्योंकि मेन दरवाजों पर यदि वह दरवाजा खोलेंगे तो क्या होगा, तो धूल, ठीक है, ये जो गर्दे हैं वह जो है उनके मकानों में प्रवेश करेगा, इसीलिए वह अपना दरवाजा गलियों में खोलते थे। ठीक है, तो इस तरह की जो है तकनीकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित थी। और बच्चों वहाँ की जो ईंटों का प्रयोग हुआ है ना, ईंटों का एक साइज थी, एक नाप था, और वह ईंटों की जो साइज थी, जो ईंटों का आकार था, वह आकार था 4/2/1। यह इनके ईंटों का आकार था बच्चों। जो ईंट हमें मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, उस ईंट की लंबाई जो है 4 सेमी, ठीक है, और उसकी चौड़ाई 2 सेमी और मोटाई 1 सेमी। इस तरह से ईंटों का माप मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई ईंटा छोटा, कोई बड़ा, कोई टेढ़ा, कोई मोटा, इस तरह से नहीं। ठीक है, आज के समय के अनुकूल ही उस काल में, अर्थात हमारी देश की सबसे प्राचीन सभ्यता में भी जो है हमें ईंटों का एक माप मिलता है। इस तरह से ईंटों का निर्माण होता था। तो हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन निर्माण की तकनीकी थी वह कितना आगे थी। ठीक है, चलिए, इसके साथ साथ, भवन निर्माण के साथ साथ हम वास्तु जो है भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला के अंतर्गत हम जो है स्तंभ, स्तूप, ठीक है, गुफा स्थापत्य, इनका भी अध्ययन करेंगे। तो भवन निर्माण के विषय में हमने देख लिया, इसका सर्वप्रथम साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। अगर हम बच्चों स्तंभ की बात करें,
तो स्तंभ की बात करें तो स्तंभ का निर्माण हमें जो है अशोक के शासनकाल में ही मिलता है। अशोक के शासनकाल के पहले जो है स्तंभ का कोई अवशेष हमें प्राप्त नहीं, या अशोक के जो है शासनकाल में ही हमें स्तंभ के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और बच्चों जो स्तंभ मिले हैं वह एकाश्म पत्थर के मिले हैं। जो बच्चों यह स्तंभ है वह क्या है, एकाश्म, ठीक है, एकाश्म पत्थर के, एकाश पत्थर के मतलब एक ही पत्थर होता था। जो स्तंभ होता था उसमें एक ही पत्थर होता था, और यह जो है चुनार के जो आपका बलुआ पत्थर, ठीक है, से यह निर्मित होते थे। चुनार के बलुआ पत्थरों से यह निर्मित होते थे। एक आत्म पत्थर था, एक ही पत्थर था, और इस पर जो कलाकारी की गई थी बच्चों यह अद्भुत था। जो उनका शीर्ष भाग था वह कमल की तरह इनके दल पुंज थे, घंटी के आकार का यह लगता था, और उसके शीर्ष पर जो है पशुओं का चित्र की मूर्ति कला बनाई गई थी जो अद्भुत था उस समय की, ठीक है। अर्थात अशोक के शासनकाल में जो है हमें स्तंभों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और यह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए और अपने शासनकाल में, ठीक है, जो घटनाएं हुई, ठीक है, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने स्तंभ का निर्माण कराया। अशोक ने स्तंभ का निर्माण बहुत अधिक संख्या में कराया। और देखेंगे अशोक के जो स्तंभ है, ठीक है, उस स्तंभों पर अर्थात जो है ऊपर शीर्ष पर जो है पशुओं की जो है मूर्ति कला का बहुत ही अद्भुत नमूना हमें दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। और आपको पता है कि अलग अलग स्तंभों पर पशुओं के अलग अलग जो है चित्र हमको अंकित मिलते हैं। हमें जो है सारनाथ में देखेंगे, ठीक है, तो जो अशोक का स्तंभ हमें प्राप्त है, ठीक है, उस पर जो है शेर या सिंह के चित्र हैं, 4 सिंह हैं जो चारों जो है सटे हुए जो है चारों दिशाओं में ये हमें दिखाई देते हैं। और समझ लीजिए आज आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो कहा जाए वह जो है आपका सारनाथ का यही जो है स्तंभ, ठीक है। कितना अद्भुत जो है चित्रकारी उसमें की गई है। और सांची का जो आपका स्तंभ मिला है उसमें भी 4 जो है शेर है, 4 सिंह है, ठीक है। और देखें जो है लोरिया नंदगढ़ में भी जो है उसका जो पशु है वह सिंह है, ठीक है। और लोरिया अरेराज जो है वहां पर जो है आपके गरुड़ का चित्र मिलता है, ठीक है। साकिसा में हाथी का चित्र मिलता है। रामपुरवा 2 प्रकार का है रामपुरवा बच्चों, एक रामपुरवा है जो लेख युक्त है, वहां पर सिंह का चित्र मिलता है, और रामपुरवा जो लेख विहीन है उस पर बैल का चित्र मिलता है। तो इस तरह से रोमनदेही में आप देखेंगे घोड़े का जो है चित्र मिलता है। तो अलग अलग जो है जो इनके स्तंभ में जो है पाए गए हैं उसके शीर्ष पर अलग अलग पशुओं की मूर्ति कला का चित्र का अंकन किया गया है। इससे जो है हमें उस काल के स्थापत्य और वास्तुकला का ज्ञान होता है कि कितना अद्वितीय जो है उनका वास्तुकला, ठीक है, उनका स्थापत्य, ठीक है। अब स्तंभ के बाद, ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं स्तूप। बच्चों स्तूप देखें तो स्तूप भी हमें जो है मौर्य शासक अशोक के शासन काल में ही हमको मिलते हैं, लेकिन इसका ज्ञान, ठीक है, वैदिक काल में भी था। स्तूप का ज्ञान वैदिक काल में था, लेकिन बात यह अलग है कि कोई जो है अवशेष वहां पर प्राप्त हुए नहीं है, लेकिन अन्य साक्ष्यों के द्वारा हमें यह जो है पता चलता है कि स्तूप का ज्ञान वैदिक, ठीक है, शासन काल में भी हमें जो है। स्तूप था क्या बच्चों? स्तूप क्या है? जो शव है, शव को दफनाने के लिए जो मिट्टी में हम गाड़ते हैं, उस शव को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, शव के चारों तरफ मिट्टी का गुहा या टीला बना देते हैं, जिसे ही स्तूप कहा जाता है, ठीक है। तो यह वैदिक काल में भी इसका ज्ञान था, लेकिन अशोक के पहले का कोई अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अन्य साक्ष्यों द्वारा हमें प्राप्त होता है कि स्तूप जो है वैदिक काल में भी इसका नॉलेज था, इनका ज्ञान। अशोक के शासनकाल में सर्वप्रथम जो है हमें जो है स्तूप मिलने शुरू हो गए, और स्तूप जो है
गौतम बुद्ध को अर्थात जो आपके भगवान बुद्ध थे उनको सम्मानित करने के लिए, ठीक है, अशोक ने अनेक स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, देखेंगे पहला जो प्राचीन स्तूप जो मिलता है भारत में, वह सबसे प्राचीन स्तूप मिलता है भरहुत का स्तूप। जो भारत का सबसे प्राचीन जो है स्तूप है, भरहुत का स्तूप है। और यह आपका द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है ये भरहुत स्तूप। और आगे चलकर इस भरहुत स्तूप में शुंग काल में भी, ठीक है, शुंग शासन काल में भी जो भरहुत का विकास किया गया। ठीक है, तो भरहुत में आप देखेंगे जो इनकी दीवारें हैं, ठीक है, भित्ति चित्रकला जिसको हम बोलते हैं, उनके दीवारों पर जो है अद्भुत चित्रकलाएं जो है इसमें की गई है। भरहुत में बौद्ध से संबंधित जो है जितनी चित्रकलाएं हैं इस पर। भरहुत के बाद आए सांची। तो सांची भी जो है अशोक के शासनकाल में ही इस सांची का जो है निर्माण किया गया, लेकिन बाद में शुंग काल में भी इसका निर्माण किया गया। और यह सांची जो है भरहुत से अधिक जो है विकसित था, इससे बड़ा। ठीक है, शुंग काल में इसका विकास किया गया। तो यह सांची स्तूप है। अब आते हैं अमरावती। और सांची स्तूप भी जो है यह ईसा पूर्व जो है दूसरी शताब्दी में जो है यह मिलता। अब बात करें हम बच्चों अमरावती का। तो अमरावती जो है दूसरी शताब्दी ईस्वी में जो है इसका साक्ष्य मिलता है अमरावती का। और सातवाहन जो है जो शासक थे उनके काल में यह अमरावती का उल्लेख मिलता है। और अमरावती में, ठीक है, जो अमरावती स्तूप था बच्चों, इसमें पत्थरों का प्रयोग, संगमरमर का प्रयोग, ठीक है, बहुत अधिक संख्या में किया गया है अमरावती। और जो स्तूप होते थे बच्चों ना, स्तूप को क्या है अंदर से जो है स्तूप कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, बाहर से पक्की ईंटों का प्रयोग करके उसको प्लास्टर कर देते। ठीक है, और ऊपर उसका जो छत था, ठीक है, वह लकड़ी का या जो है पत्थर के छत होते थे। और छत के उस चारों तरफ जो है रेलिंग लगी होती थी। और इतना स्थान था कि उसका प्रदक्षिणा माने उसको जो है घुमा जा सके। बाद में यह स्तूप जो है, ठीक है, पूजा स्थल का स्थान ले लिया। ठीक है, और इस स्तूप को गौतम बुद्ध का स्मृति चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो यह पूजा पाठ का स्थान ले लिया था स्तूप बाद में। तो इस तरह से स्तूप का निर्माण किया गया। अब आते हैं नागार्जुनिकोंडा। नागार्जुनिकोंडा देखेंगे तो इसमें भी जो है आपका स्तूप का निर्माण हुआ है। ठीक है, और यह 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है नागार्जुनिकोंडा। ठीक है, इसमें भी स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, अब आते हैं बाद के शासन कालों में अगर हम देखें तो सारनाथ और नालंदा, यह दोनों स्तूप बहुत ही विख्यात है। सारनाथ का स्तूप आप जो है सारनाथ गए होंगे, देखेंगे सारनाथ का, इसको हम धमेक स्तूप भी बोलते हैं। ठीक है, अशोक का धमेक स्तूप भी बोलते हैं, जो सारनाथ का जो है स्तूप है। ठीक है, और सारनाथ का स्तूप जो है अगर हम इसका इस समय हम उसकी जो है वर्तमान में उसकी स्थिति देखें तो गुप्त काल में जो इसका सारनाथ का जो स्तूप है वह गुप्त काल में जो बनाया गया था उसी तरह की जो है हमें आज भी दिखाई देता है। अर्थात इसकी अंतिम अवस्था सारनाथ का गुप्त काल का हमें दिखाई देता है। हम नालंदा की बात करें तो नालंदा में देखेंगे, नालंदा में भी जो आपके इस समय के जो स्तूप है वर्तमान स्तूप है, तो वह देखेंगे वह ईंटों से एक पिरामिड जैसे आकार जो है हमें दिखाई देता है। ईंटों का पिरामिड जैसा आकार नालंदा का दिखाई देता है। यह 7 बार जो है इनमें जो है इनके रैलियों में विकास किया गया, तोड़ फोड़ कर इनकी जो है इनको अलंकृत और बनाया गया नालंदा। इस तरह से हमने स्तूप के विषय में देखा कि किस तरह से स्तूप से हमें भारतीय स्थापत्य और उनकी वास्तुकला का ज्ञान प्राप्त होता है। अब आते हैं गुफा स्थापत्य। जो बच्चों गुफा स्थापत्य है ना, वह मौर्य कालीन शासक अशोक के शासनकाल में, माने अशोक ने एक नवीन शैली को जन्म दिया और उस शैली को कहा जाता है गुफा स्थापत्य की शैली। अशोक ने क्या किया कि इस शासनकाल में पत्थरों को काटकर, ठीक है, उन्होंने गुफा का निर्माण किया और इसी को गुफा स्थापत्य कहा जाता है। और यह अशोक के शासनकाल में शुरू किया गया। अशोक ने
गया के निकट जो है बरार जो है पहाड़ियों को काटकर उन्होंने जो है गुफा बनाया था, और एक गुफा का नाम आता है सुदामा गुफा। और जो आजीवक है, ठीक है, बिछुड़े, उन्हीं को जो है उन्होंने दान में दे दिया। तो ध्यान रखें, गुफा स्थापत्य की शुरुआत सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में हुई, और अशोक ने पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया सर्वप्रथम, पहली बार, इसलिए इसकी गुफा स्थापत्य कहा जाता है। ठीक है, और इसका श्रेय जो है अशोक को दिया जाता है। अशोक जो है देखेंगे गया के निकट ही बरार पहाड़ियों को काटकर उन्होंने जो है गुफा का निर्माण किया, इसे हम सुदामा जो है गुफा कहते हैं। आजीवक जो मानने वाले संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है, उनको जो है यह दान में दे दिया। और आगे जो है अशोक का जो पुत्र दशरथ है, दशरथ ने भी नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर, नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर उन्होंने 3 गुफा का निर्माण किया, और एक गुफा का नाम आता है गोपी गुफा। और इन्होंने भी यह गुफा जो है आजीवक के संप्रदाय के जो भिक्षु लोग थे उनको जो है दान में दे दिया था। तो इस तरह से हमें जो है गुफा के विषय में जानकारी प्राप्त। और यह गुफा 2 प्रकार के थे, एक चैत्य गुफा, एक विहार गुफा। जो चैत्य गुफा था, क्या हुआ बच्चों, इसमें जो है जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे यहाँ पर जो है पूजा पाठ करते थे, यह पूजा स्थल था, और भिक्षुओं को रहने की जो व्यवस्था थी उसमें विहार गुफा में था। तो जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे, ठीक है, आजीवक को मानने वाले जो भिक्षु लोग थे, ठीक है, उनका जो पूजा स्थल था वह चैत्य गुफा था, और उनके रहने का स्थान जो था वह विहार गुफा। तो इस तरह से उसके शासनकाल की भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला का जानकारी हमें प्राप्त होता है। उसके साथ साथ हम देखें अजंता गुफा। अजंता गुफा को भी हम जानते हैं, यह महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है, और इसमें 29 गुफाएं जो है पाई जाती हैं। कितनी गुफाएं पाई जाती हैं बच्चों? इसमें 29 गुफाएं पाई जाती है। इस 29 गुफा में से 3 गुफा जो है, 3 गुफा चैत्य से संबंधित है, ठीक है, और शेष जो है आपका जो है क्या है, शेष जो है आपका विहार गुफा है, ठीक है, जिसमें से 19 और 26 जो गुफा है वह जो है चैत्य गुफा है, ठीक है, वह चैत्य गुफा है। जो अजंता गुफा की 29 गुफाएं मिली हैं उसमें से आपका 19वां, ठीक है, 19 और 26 यह चैत्य गुफा है, अन्य जितनी गुफाएं हैं, ठीक है, वह हमें क्या मिलता है, विहार गुफा, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं भी हमको पता है, अजंता की गुफाएं जो है अब जो है कहाँ है, और इसके विषय में जो है हम अच्छे से जानते हैं, और विस्तार से अध्ययन हम आगे आते हैं एलोरा, ठीक है। एलोरा में हमको पता है कि जो एलोरा गुफा है इसमें बौद्ध, जैन, ठीक है, और ब्राह्मण तीनों धर्मों के लोगों का जो है इसमें जो है हमें मूर्तियां भी मिलती हैं। यह भी जो है आपका क्या है, एक एलोरा गुफा है। और इस एलोरा गुफा में हम लोग देखेंगे 12 गुफाएं जो है इसमें मिलती हैं, 12 गुफाएं मिलती हैं, और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो गुफा है वह 12वीं गुफा ही है। और इस गुफा को 3 थाल के नाम से जानते हैं। 3 थाल, ध्यान रखिएगा बच्चों, 3 थाल। तो एलोरा जो है में 12 गुफाएं हैं, और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है गुफा वह 12वीं गुफा माना जाता है, और इस गुफा को 3 थाल के नाम से जाना जाता है। और जो इनका 11वीं गुफा है बच्चों, 11वीं गुफा संख्या 11वीं, ठीक है, इस गुफा को, ठीक है, 2 थाल के नाम से जानते हैं। 2 थाल, ध्यान रखिएगा, एक 3 थाल, दूसरा 2 थाल। 3 थाल कौन था? 12वीं जो गुफा है, और 11वीं गुफा क्या है? 2। इस तरह से जो है एलोरा में भी हमें गुफाओं का जानकारी प्राप्त होता है। 12 जो है गुफाएं थी, जिसमें से जो है 12वीं गुफा जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिसको 3 थाल, और यही गुफा को 2 थाल के नाम से जाना। एलिफेंटा देखेंगे तो यह आपके मुंबई में है, एलिफेंटा द्वीप पर है, और इसमें जो है शिव से संबंधित जो है आपका इसमें मंदिर आपको मिलते हैं। और एलोरा में ध्यान रखिएगा बच्चों, एलोरा में एक मंदिर आता है जो बहुत ही प्रमुख और फेमस मंदिर है, और इसके संबंधित भी प्रश्न आते हैं, कैलाशनाथ का मंदिर। तो कैलाशनाथ का मंदिर कहाँ पर है? एलोरा गुफा में है। और किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट माने जो है राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था।
जो एलोरा में है बच्चों, एलोरा गुफा में जो कैलाश नाथ का मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया, यह ध्यान रखिए। उसी तरह से एलिफेंटा में बताया कि मुंबई में जो है एलिफेंटा द्वीप पर जो है यह एलिफेंटा गुफा है, ठीक है, और इसमें जो है शिव से संबंधित जो है हमें जो है इसमें मंदिर जो है मिलता है। और शिव की तीन मुखी जो मंदिर है, तीन मुखी मंदिर जो है एलिफेंटा से ही कार्ले कार्ले यह भी एक गुफा है, कार्ले और कन्हेरी यह भी दोनों गुफा ही है। और इन दोनों गुफाओं से हीनयान संप्रदाय जो हीनयान संप्रदाय है, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में आगे देखेंगे गौतम बुद्ध के मरने के बाद जो है इनका धर्म दो संप्रदायों में बच गया, एक हीनयान संप्रदाय, दूसरा महायान संप्रदाय। तो ध्यान में देंगे कार्ले और कन्हेरी की जो गुफा है उसमें जो हीनयान संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है, उनकी पूजा पाठ और उनके रहने के लिए जो है यह व्यवस्था कार्ले और कन्हेरी में मिलता है। जबकि आएंगे एलिफेंटा पर जो हमें प्रभाव मिलता है वह जो है महायान इसमें महायान जो बौद्ध धर्म का महायान शाखा है, ठीक है, उसका प्रभाव हमें एलिफेंटा गुफा में मिलता है। जबकि कार्ले और कन्हेरी जो गुफा है उसमें जो है हमें हीनयान संप्रदाय या हीनयान शाखा का प्रभाव दिखाई। बच्चों, भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला, ठीक है, यह अभी लंबा हमें पढ़ना है, ठीक है। हमने जो है प्राचीन भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला के विषय में पढ़ा। अभी हमें जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तुकला पढ़ना है, मुगल कालीन वास्तुकला पढ़ना है। उसके पहले भी हमें चालुक्य है, पल्लव है, ठीक है, और विजयनगर है, इनके भी भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला पढ़ना है, ठीक है। और अंग्रेजों के समय ब्रिटिश के शासन काल में किस तरह से स्थापत्य और वास्तुकला था उसके विषय में भी अध्ययन करना है। और आधुनिक भारत में किस तरह से वास्तुकला जो है स्थापत्य है उनके विषय में भी हमें अध्ययन करना है। तो बच्चों, एक ही वीडियो में सबका अध्ययन नहीं किया जा सकता, ठीक है, किया तो जरूर जा सकता है लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम यहीं तक, अगला वीडियो इसके अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे और किस तरह से मंदिर शैलियों का निर्माण हुआ इस भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला में, इसका भी हम अध्ययन देखेंगे अगले जो है इसके पार्ट में। तब तक बच्चों, यदि आपको जो है समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब